माजरा जी आगे बढ़ो, माजरा जी आगे बढ़ो। आप सभी का धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ मैं श्री रामपाल जी कोटला जी का, जिन्होंने हम सभी के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था और भाइयों के मान सम्मान में हर प्रकार से कार्यरत हैं। और समस्त कोटड़ा निवासी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, भाइयों का। और आपके बीच में हमारे प्रिय नेता, प्रिय लीडर, प्रिय भाई श्री रामपाल जी माजरा को मैं आंतरिक करता हूँ कि जो हमें आदेश दें हमने जी दान का पालन करना है। धन्यवाद। श्री रामपाल जी माजरा। मित्र मिलन समारोह में उपस्थित सारे मेरे साथीगण, मित्रगण, विशेष तौर से सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करता हूँ रामपाल कोटड़ा जी का, जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और विशेष तौर से मैं सबको जानता हूँ और सबको पहचानता हूँ, बहुतों को नाम से जानता हूँ। फिर भी विशेष तौर से इस मीटिंग में जो पधारे हैं, जो मंच का संचालन कर रहे थे, वो सुरेश शर्मा जी, आदर के योग। जिन साथियों से प्रेरणा ली कि नरेगा के मेट भाई मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमें एक मीटिंग रखनी चाहिए। विशेष तौर से उसके प्रधान सिंदर जी, गुरनाम जी, राजेंद्र जी। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारे बहुत ही पुराना आशीर्वाद जिनका सर पे रहा, मास्टर रामचंद्र जी, संदीप सरपंच जी सोंगल, सतपाल सरपंच शेरदा जी, बलदेव तारागढ़ जी, सुंदर जी, प्रेम रेहड़ा जी, राजा राम राणा फौजी साहब राजौन, नरेश वाल्मीकि जी राजौन, बाबूराम प्रजापति जी राजौन, राम निवास शर्मा जी राजौन, राजेंद्र कसान जी मेट, शिवदत्त शर्मा जी वीर बांगड़े, सतबीर ढांडा जी खेड़ी संदलाड़ी, संदीप राणा जी जुलानी खेड़ा, एक्स सरपंच दिलबाग सिंह जी परिवाद, एक्स सरपंच बॉबी सरपंच जी, नंदलाल लाला जी, फूल सिंह सरपंच ब्राह्मणी वाला, टेकचंद लाला जी, सुशील गुप्ता जी, सतबीर कसान जी, पूड़ाराम जी शेरदा, रामफल कोटड़ा जी, अनिल सरपंच जी किठाना, राजवीर जी एक्स सरपंच, ये तो यही बैठ गया, सोंगरी, पुरुषोत्तम पंडित जी सोंगल, सुभाष नंबरदार जी कसान, दुर्गा दरवल जी, वेद शेरदा जी, रघबीर मलिक जी। हमारे बीच में बहुत ही पुराने साथी एंगर पंडित जी, बहुत ही सम्मान के योग गजय सिंह जी, एक्स मेंबर किछाना, रघुवीर मास्टर जी, आंसू निबाड़ा जी भारत, जो हमारे बीच में खेड़ी संदल से बोल के गए, सुखबीर जी, धर्मपाल रेहड़ा जी, इन्होंने बहुत लंबे समय तक वर्करी भी करी और फिर थानेदारी भी की और रिटायर होकर के भी यहीं आ गए। बस गोपाल गुलाना जी, अंग्रेज शर्मा जी, कृष्ण सोंगल जी, डॉक्टर राम कुमार जी बाजरा, शमशेर चौसाड़ा जी, एडवोकेट राजेंद्र एडवोकेट जी, और छोटे से कद के जो हमारे फूल सिंह सरपंच है, उनके साथ बहुत बड़े गांव के सरपंच बैठे हैं, नरेंद्र जी बाता, खड़ा हो, बाता गांव के ये सरपंच हैं। और हमारे पुराने साथी जिसको मैंने सीट दी, वो सतपाल एक्स चेयरमैन राजौन ब्लॉक के हैं। बहुत से साथी, अगर मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, माफी चाहता हूं। और इस माफी के साथ साथ आपने जो जिस प्रकार का ये मित्र मिलन हुआ है, इस मित्र मिलन की सोच तभी हुई थी कि हमें इस ब्लॉक में मीटिंग के कई दिन हो गए
सारे वर्करों को फिर से ताजा किया जाए और उन्हें संघर्ष के लिए भी कहा जाए। साथियों, आप सबको पता है कि पिछला इलेक्शन नहीं लड़ा, और पिछला इलेक्शन ना लड़ने की वजह से कुछ साथियों ने बोलते हुए भी कहा कि राजनीतिक तौर से कहीं हमारे बीच में गैप हुए, और पिछला चुनाव ना लड़ने की वजह से किस वर्कर ने किसको वोट दी इस बात का कोई गिला शिकवा और शिकायत नहीं। आप में से बहुत से ने कांग्रेस पार्टी को दिए होंगे, किसी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए होंगे, किसी ने बहुजन समाज पार्टी को दिए होंगे, किसी ने कम्युनिस्ट पार्टी को दिए होंगे। वो उनकी मर्जी थी। मुझे कोई गिला शिकवा शिकायत आपसे नहीं। गिला शिकवा शिकायत उनसे है, भारतीय जनता पार्टी से या जेजेपी से। जेजेपी से और बीजेपी से इसलिए गिला शिकवा है कि बीजेपी ने ये कहा था कि हम 75 पार करेंगे, और उन्होंने दूसरों ने कहा था कि हम इसको जमुना पार करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को भी तोड़ दिया। चुनाव नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 सीटें हार गई, 40 जीती, और जजप्पा वालों ने उनकी गोद में बैठ करके राज चलाने का काम किया। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन की सरकार बनी, और ठगबंधन की सरकार ने लोगों से वादे किए थे। किसानों से मुख्यतः वादा किया था कि किसानों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। किसानों से विशेष तौर से कहा था कि आमदनी तुम्हारी दुगनी कर देंगे। किसानों से यह विशेष तौर से कहा था कि आपके अच्छे दिन ला देंगे, परंतु ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ना आमदनी दुगनी हुई। आमदनी दुगनी होने का तो प्रश्न इसलिए नहीं था क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही थी। इनके राज में रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा, खाद, सीमेंट, सरिया सब महंगा हो गया था। आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे थे। कीटनाशक दवाएं, खरपतवार नाशक दवाएं, इनके भाव बढ़ रहे थे। किसान को जरूरत पड़ती थी डीएपी खाद की तो कहते थे यूरिया ले जाओ, यूरिया की जरूरत पड़ती तो कहते थे अब डीएपी ले जाओ, डीएपी की लोड़ पड़ती तो फिर कहते इसके साथ दवाई लगेगी। ना खाद था ना बीज था, लाइनों में लग के मिला, जिसकी वजह से उत्पादन लागत बढ़ गया और आमदनी घट गई। यानी कि आमदनी घटने लगी और खर्चे बढ़ने लगे तो कर्जा बढ़ने लगा। कर्जा जब बढ़ने लगा तो किसान आत्महत्याएं करने लगा, और फिर इन्होंने 3 काले कानून थोप दिए कि लोग आमदनी तो भूल जाएंगे और इन 3 काले कानूनों में फंस के किसान रह जाएंगे। कहा, पहले कानून में तो यह था कि इन जमीनों के मालिक अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। यह कहा कि असीमित भंडारण की इजाजत दे दी जाएगी कि जो भी स्टॉक करेगा वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकेगा, और इसी प्रकार से किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार के कानून आए तो देश की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने कहा ये तो किसानों के हक में है, परंतु किसानों के बेटों ने उनको पढ़ा, अच्छी तरह से जाना, तो जब नतीजे पे पहुंचे तो किसान विरोधी हैं। किसान तिलमिलाए और दिल्ली के चारों तरफ सारे बॉर्डरों पे डट के बच्चे, बूढ़े और जवान टोल प्लाजाओं पे बैठ गए। 380 दिन तक भूखे प्यासे, जिनके ऊपर से सारे मौसम गुजर गए, सर्दी गई, गर्मी गई, और 700 से ज्यादा जाने चली गई। देश के प्रधानमंत्री को होश आया 380 दिन के बाद, कहने लगे हम ये कानून किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इनको वापिस लेते हैं। वो तब हो सका था, किसानों ने ठान लिया था कि जान दे देंगे, परंतु एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, और इस देश की सल्तनत को हिला के रख दिया था। जो लोग ये कहते थे ये किसान तो जलेबी खाने वाले हैं, हलवा खाने वाले हैं, विदेशों से धन आता है इनके पास, जो इनको आंदोलन जीवी कहते थे, जो लोग इनको तरह तरह की संज्ञाएं देते थे, उनके मुंह पे तमाचा लगा था और वो काले कानून वापिस हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के कानून लेकर के आई, 10 साल की हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार का बिजली का कानून लेकर के भी आई थी। कहा कि
बड़ी कंपनियों को, चाहे वो बीपीएल धारक हैं, चाहे वो किसान है, किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगी, बिजली किसी प्रकार से मुफ्त नहीं होगी। और ये कानून भी धन्य है किसानों के आंदोलन ने के ठंडे बस्ते में रखवाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो आपके सामने हरियाणा प्रदेश की कैसी दुर्दशा की कि आज हरियाणा प्रदेश जिसको हरा भरा कहते थे, ये तो मुझे लगता है किताबों में है। हरा भरा जरूर दिखाई देता है परंतु नीचे से खोखला है। 2,86,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और हरियाणा प्रदेश की सरकार 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उधार लेकर के, कर्जा लेकर के काम चला रही है। साथियों, वो हरियाणा का नौजवान जिसको ये कहा जाता था कि हरियाणा के बांके हर जगह पहचाने जाते हैं, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया। आज हरियाणा प्रदेश में 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रदेश में एक रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा है। और हमें भी लगता है किसी को नौकरी तो मिली नहीं, नौकरी मिलेगी भी हमें कैसे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में, हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पैसे 3 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं और 32 पेपर बेच दिए जाते हैं और फिर कह देते हैं तो लीक हो गए। हरियाणा प्रदेश में इससे जीता जागता सबूत क्या मिलेगा। आपके पड़ोसी विधायक हैं रणधीर सिंह जी पुंडरी के, उनके बेटे को नौकरी लगाने के लिए 49 लाख रुपए दिए गए, पर्चा दर्ज हुआ और शायद वो भी ये कहता होगा कि बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के नौजवान का जिस बेटे को लाड प्यार से पाला था, जिस बेटे को पढ़ाया था, जिस माँ बाप ने उसको पुचकारा था, आज उसका हरियाणा प्रदेश की धरती से मोह भंग हो गया। हरियाणा प्रदेश की धरती को तिलांजलि दे करके आज 7 समुद्र पार जाके डोंकी वीजा लेके अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जीवन यापन करने की सोच पाले बैठा है। आज हरियाणा प्रदेश में जो अग्निवीर योजना लागू की, सबसे आघात हमें पहुंचा कि मिलिट्री में हमारा 10वां नौजवान हरियाणा प्रदेश का है कि ले दे करके हम ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों के पास ये फौज थी। फौज को भी ठेके पे दे दिया कि 4 साल के लिए भर्ती हो गए, अग्निवीर रहेंगे और फिर वो रिटायर हो जाएंगे। पहले फौज में जाते थे, 16 साल नौकरी करते थे, फिर उनको अस्पतालों में दवाई मिलती थी, मुफ्त में राशन मिलते थे, कैंटीन की दुकान पे जाकर के वो इस प्रकार से सामान ले सकता था, अस्पतालों में मुफ्त इलाज होते थे, पेंशन मिलती थी। परंतु नहीं मेरे साथियों, आज 4 साल के बाद कोई फौजी आएगा तो उसकी पेंशन नहीं होगी। और हरियाणा प्रदेश की कैसी बेरोजगारी में स्थिति कर दी कि ये भाई सिंदर और बैठे हैं। नरेगा का बजट आए बरस 20 लाख करोड़ रुपए घटा दिया जाता है। जो मजदूरी 100 दिन के लिए मिलनी चाहिए थी, 100 दिन का काम जिन्हें मिलना चाहिए था, आज वो 27 और 28 दिन पे आके खड़ी हो गई। 27-28 दिन का रोजगार मिलता है, उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती। अगर नरेगा का बजट कम कर दोगे तो फिर बेरोजगारी और बढ़ेगी। मेरा कहने का भाव ये था कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि थाली बैठे क्या करें, थाली बैठ करके करना भी क्या है, कहीं न कहीं अपराध करते हैं जिसकी वजह से जेलों में चले जाते हैं। साथियों, मैं इसलिए कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश की वो स्थिति है, आज रक्षा की भक्षक बन गए हैं, बाहर खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए, आज जल घर है तो जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे बिजली घर है तो बिजली नहीं, आज देखोगे रजबाए हैं, माइगर हैं। मैं देखता आया हूँ कैथल से लेके आज यहाँ तक, किसी रजबाए में पानी नहीं, किसी डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी नहीं। आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं, टॉयलेट नहीं। हाई कोर्ट के फैसले आ रहे, सरकार को 5-5 लाख रुपए के जुर्माने लगाए जा रहे हैं। आज अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा करके रख दी। ये लगता नहीं कोई हरियाणा प्रदेश का वाली वारस है। ये लोग कहते तो थे कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कोरोना काल था, जब हम डर के साए में जी रहे थे तो ये लोग यहाँ पे शराब बेचने का घोटाला कर रहे थे। जब हम डर के साए में जी रहे थे
हमारे घर तो पुलिस बिठाई हुई थी और उस टाइम में रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला कर रहे थे, पेपर लीक घोटाला कर रहे थे। आज भी हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार की शराब परोसी जाती है कि जमुनानगर में 22 लोग मर जाते हैं। आपका ये जिला भी अछूता नहीं रहा, जहां हरियाणा प्रदेश में दर्जनों घोटाले हुए हैं, आपके जिले में भी सफाई के नाम पे 32 करोड़ रुपए आए थे। 32 के 32 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी गांव में एक झाड़ू नहीं लगे। और किसी गांव में से ट्राली दिखाई गई, उठाई गई, और किसी गांव में से कूड़ा करकट इकट्ठा किया दिखाया गया। जिस गांव में एक पेड़ा भी नहीं, उसमें जंगल साफ कर दिखा दिया, जंगल ही जंगल दिखा दिए। मेरे साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 32 के 32 करोड़ रुपए की जांच विजिलेंस को मुख्यमंत्री ने दी हमारा शोर मिटाने के बाद, और फिर फोन कर दिया कि इस जांच को आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि मेरे विधायक और मंत्री इसमें फंस जाएंगे। साथियों, यहाँ पे रिचार्ज बोर घोटाला हुआ कि स्कीम बनाई कि 800 फुट दिखाया, सामान गिरा और 150 फुट पर रिचार्ज बोर लगा दिया, सारी पेमेंट ले गए, संघ से जाकर के रसीद ले आए। ठीक इसी प्रकार से तालाब खुदाई घोटाला हुआ। आपके तालाब एक है, उसको नरेगा से भी, पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से तालाब किसी ने खोदा, पैसे कोई ले गया। कमाल की बात है। और इसी प्रकार से फिर ग्रांट बांटने चली, और चल करके ग्रांट बांटी कैसे, अपने रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए दे दिए और कोई गरीब दिखा ही नहीं। मैंने उस बात को उद्धृत करते हुए हर समाचार पत्र में छिपवाया और उसका नतीजा ये निकला कि हर जगह वो पैसे, मुझे तो लगता है उनको भी नहीं दिए होंगे, रिश्तेदारों से वापिस ले लिए होंगे। आज हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाए गए और पहचान पत्र में आपने देखा होगा कि आमदनी 1,80,000 लिख दी, 5 लाख बुढ़ापा पेंशन कट गई, 10 लाख राशन कार्ड कट गए। और एक कोई भी स्कीम लेकर के आते हैं, उसको लागू करने से पहले ही उसमें झगड़े करवा देते हैं ताकि वो बन ना सके। आज तक मैं क्या समझूं कि आज 2 वर्ष हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज राजौंद का डिक्लेयर हुआ। हमारी इस मीटिंग को देख के आज कहा कि आज मंजूरी मिल गई। मां, तुम्हारे दिन बचे कितने, तुम बचे कितने दिन रह गए, और वो भी कहाँ मिली, वीर बांगड़े में। और इसी प्रकार से मेरे साथी कह रहे थे कि उस वक्त में काम बनते थे, मैं इस बात को मानता हूं। मैं थोड़ा काम करवाने में और सारे कामों में, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे नौकरी लगवाने का है, चाहे कोई गली बनवाने का है, नाली बनवाने का, वो तेज गति से चलता था। वो जमाना, उस वक्त के कुछ साथी हो भी गए, परंतु कुछ बिछुड़ भी गए। परंतु मैं जब भी ऐसे प्रोग्राम करता था, सरकार आपके द्वार लगते थे, तो मैं ये कहता था, आपको याद होगा कि गांव गांव में ठठेरे आते और वो आवाज देते हैं, कहते हैं को भांडे कली करा लो, और फिर लुगाई उनके सामने बर्तन डाल देती है और वो उसको भांडे कली करके दे देता है और वो कहता है कि 6 महीने कोई पकवान इसमें पकड़ाएगा नहीं। मैं कहता था को गली बनवाओ, नाली बनवाओ, टूटी लगवाओ, कोई रसबाया निकलवाओ, कोई सड़क बनवाओ, परंतु हम ऐसा काम करके जाएंगे 25 बरस तक किसी को किसी के सामने दरखास्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, जो उस वक्त में पाई क्षेत्र में गांव थे, एक दिन की चर्चा थी, सवेरे भी थी चर्चा। मैं कहा तुम उसके विकास की याद करो, भैणी गांव में स्कूल नहीं बन रहा था, छोटा गांव था, सारे कमरे बनाए, गले स्कूल बना दिया 8 का। कटवाड़ का स्कूल देखो, कमरे बनाए 10 का कर दिया। आगे धोस का स्कूल 8 का कर दिया, 7 कमरे बनवाए। नाना गांव का स्कूल बनाया, सेकेंडरी स्कूल, +2 का सारे कमरे बनवाए। नर्ड का सारे कमरे बना के स्कूल बना। नर्ड का स्कूल देखो और 16 का देखो, +2 का, सोंगड़ का +2 का देखिए, माजरा का आकर के 10 का देखिए, पाई का अंदर स्कूल बना बना खूबसूरत लड़कियों का देखना, और फिर शेर गांव में आना तो कॉलेज बना पाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हर तरफ हर स्कूल में कमरे मैंने बनाए, उसके बाद एक सिंगल कमरा नहीं बने। 6 रजवाए आज भी मिसाल है। सुदकन और जखोली का लिंक जो जुलानी खेड़ा को बना, वो मैं मंजूर करके गया। कोटड़े की एक्सटेंशन मैंने मंजूर करी थी,
और गुलियाना वाले भाई आए हुए हैं, तारागढ़ वाले, वो आज इस दुनिया में रणधीर सिंह और नहीं रहे, वो मेरे पास आते थे, मैंने वो रुजवाया निकाला था। आप सबको पता हुआ खेड़ी स्टेरो माइनर मैंने निकाला, इसी प्रकार से नैना का माइनर मैंने निकाला। परंतु मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि वो क्या थे क्या नहीं, गड़ी नाली टूटी सड़कें पड़कें सब हो गई, परंतु ये काम के बदले कभी भी कोई जीत नहीं सकता। ये सोच भी लिया कि अगर काम के बदले जीतते तो जो ये ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से फिर सदाई जीतते, सदाई रहते, परंतु ऐसा नहीं है, कोई आसान भी नहीं है। ये आपस में काम करने की होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। साथियों, आप समस्या हैं, आज झांक करके भी नहीं देखते लोग आके हल्के में। आपके एमपी कौन है पता है क्या? सैनिक है, नायब सैनिक है। और आपकी मंत्री कौन है? कमलेश टांडा है। तारी होगी मेरी गोली। इस बात के लिए मुझे खुशी है, सुरेश कह रहा था कि आप वोट देते वक्त देखना, ये करना। अरे कोई नहीं देखता, आप इस बात को समझना कि उन्हें जरूरत भी नहीं, इस बात पे वोट दे दिए कि यह गरीबनी है। इस बैटरी है 4 करोड़ का एफिडेविट दिया हुआ था, या गरीबनी नहीं, आपा गरीब। हाँ साथियों, आज सुख दुख में आने की जरूरत भी नहीं रही। क्यों आएगा नायब सैनिक? कोई ग्रांट दी नहीं, किसी गांव में आया नहीं, आते हैं इन दिने आकर आएंगे। अब एक तो नारियल और एक रखेंगे पत्थर, नारियल फोड़ देंगे, पत्थर ला देंगे, नारियल फूट कर चला जाएगा और उसके ऊपर पत्थर के ऊपर अपने गाड़ के चले जाएंगे। बच के रहना, कदे थारी पीठ पे ना गाड़ दे गाने वाले। अब आएंगे, आकर के जात पात की दुर्भावना फैलाएंगे, भूतनाथ की दुर्भावना फैलाएंगे, खापों के प्रतिनिधि बन जाएंगे। अब आपके बीच में आकर के कहेंगे कि ये तो जात पात की बात। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से आरक्षण में 32 नौजवान मराए, गुरमीत राम रहीम जी के मामले में प्रकरण को लेकर के किस प्रकार से 42 लोग मरे थे। आपको पता है किस प्रकार से किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म ढाया कि 700 से ज्यादा किसान मारे गए। आप सब जानते हैं। इस बात के लिए भी सचेत रहना, सजग रहना, इस श्रृंखला को और मजबूत करना। हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? काको किसको धन है और कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। कौवा किसी को देता लेता थोड़ा ही है और कोयल किसी को देती भी नहीं, परंतु कोयल अपनी मीठी बाणी बोल करके जग को बस में कर लेती है। साथियों, हम गांव में बसने वाले छत्ती जात के भाई, आज मैं देख रहा हूं छत्ती जात के भाई इस मीटिंग में विराजमान हैं, परंतु हमारे इस भाईचारे के खिलाफ गांव में जो छत्तीस जात का भाईचारा, इसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, जात पात की दुर्भावना फैलाना चाहते हैं और वोट हासिल कर लेते हैं। मैं विशेष तौर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि साथियों, एक समय आएगा आप फिर जात पात की दुर्भावना फैलाएंगे, धर्म और मजहब की लड़ाई कराएंगे, कराई थी नू में, परंतु इनका दाव नहीं लगा। इसी प्रकार से इनका मकसद है कि आपस में लड़ाना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा रामायण याद दिलाता हूं। आपके सामने रावण का युद्ध हो रहा था। रावण भी महाबली थे। जब रामचंद्र जी तीर चढ़ा रहे थे, एक बाजू को काट रहे थे तो 10 बाजू रावण के निकल के आ रहे थे, और इसी प्रकार से जब एक सर काटते, धड़ काटते तो 10 सर निकल के आ रहे थे। जब 10-10 धड़ निकल के आए तो रामचंद्र जी चिंतित थे, सोच रहे थे तो वास्तव में महाबली है, इसको कैसे मारूंगा। तो विभीषण आए तो कान में कहने लगे कि हे राम, आप जो कर रहे हो इस तरीके से ये होने वाला नहीं। रावण ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में तीर मारो, सीधा सा मतलब होगा कि ये उसी टाइम मर जाएगा। आप इसकी नाभि में तीर मारोगे तो मूर्छित हो जाएगा, मर जाएगा। रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया, उसकी नाभि में तीर मारा,
और रावण मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी हंसे तो रावण कहने लगे, हे राम हंसिए नहीं, मैं तेरा मारा हुआ नहीं मरता, ये तो मेरा भाई था विभीषण जिसने भेद बता दिया। अगर आप सारे के सारे एक माला के मोती बन के जड़ के खड़े हो गए तो मैं ये मान के चलता हूं टिकट पार्टियों की नहीं, जनता की सबसे ताकतवर होती है। और आपके सामने है, मैंने लगातार 5 बार टिकट ली है। 5 बार में से 2 बार क्यों हार गया? क्योंकि उस टाइम जनता का मुंह दूसरी तरफ था। हम सड़क पे तो जाते जाते, कल मैं एगर पंडित जियों के पास बैठा था तो मैंने कहा कि हम जाते जाते बता देते हैं कि माहौल कैसा है। कहने लगे वो कैसे? मैं कहा 40 साल में कुछ भी नहीं करा, काम के गोरे से निकलता हूँ, सड़कों पे निकलता हूँ, जब राम राम पे 2 हाथ उठते हैं तो समझ जाता हूँ लोग खुश हैं। अगर मैं 2 ही हाथ जोड़ता हूँ और मड़ी सी न्यू करते हैं तो समझ रहता कि मेरे से नाराज हैं। अब ए देवताओं तुम खुश हो ही मुझे समझ नहीं बात। मैं इस बात के लिए विशेष तौर से लाइट गई के उठा तक आवाज नहीं जाएगी, है नहीं के आगे। साथियों जो मैं ये कह रहा था, टिकट पार्टियों की नहीं, पार्टी की टिकट तो जुगाड़ हो जाया करते हैं, परंतु इस जनता का जुगाड़ कौन करे? सवाल इस बात पे है, इसका जुगाड़ बिठाओगे तुम। एक होते हैं नेता, एक होते हैं फिर कार्यकर्ता, फिर होती है जनता, फिर जनता से भी आगे आम जनता। अगर इसके बीच की कड़ी कोई है तो वो हैं आप साथी, जिनको मैंने विशेष तौर से कार्यकर्ता नहीं मैं कहता, मित्र साथी, इसीलिए इसका मिलन समारोह नाम रखा है। इसमें इसलिए नहीं रहे हम कार्यकर्ता, हम किसी पार्टी में नहीं, ना को दल है, ना को बल है, ना को बाहुबल है, ना को धन बल है। आज अगर कोई बल है तो आपका बल जरूर है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बोलता रहता है। आगे ना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, ना किसी और से मुकाबला है, मुकाबला ईडी से है, सीबीआई से है, इनकम टैक्स से है, जिसका हमें कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों को है कि जब भी कोई महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, अगर कोई किसी प्रकार की सरकार की कानून व्यवस्था की बात करता है, अगर कोई बेरोजगारी पे बोलता है तो फिर उसके पीछे सीबीआई, ईडी और इस प्रकार से फंसाने के प्रयास किए जाते हैं। आपके सामने बोले थे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल में है, शैलेंद्र जैन बोले थे जेल में है, लालू प्रसाद यादव बोले उनके पीछे ईडी लग गई, बोले थे ओम प्रकाश चौटाला उन्हें जेल जाना पड़ा था। और बहुत से नेता, लाखों लोग आज भी इस ईडी की वजह से जेलों में हैं, सीबीआई की वजह से जेलों में हैं। आने वाले समय में संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है तो साथियों हमें सबको इकट्ठे होना है और किलैद विधानसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद करना है। इन गूंगे बहरे लोगों को हरियाणा की विधानसभा से बाहर करना है। क्या इनके मुंह में आवाज नहीं? पैसे मांगते हुए तो 3-3, 4-4 हाथ आते हैं, खुद का आता है, बेटा का आता है, भाई का आता है, और हरियाणा विधानसभा में एक दिन के लिए एक शब्द कहना इस जनता के लिए आप 2 लाख के नुमाइंदे चुपचाप बैठ करके आ जाते हो। सिरे लूटने के कोई काम नहीं जो चल रहा, तुम कब तक खामोश रहोगे? तुम बताओ मुझे कितने दिन तक खामोश रहोगे? भाई कोई फैसला रामपाल कराएगा कि नहीं कराएगा या सोच रहे हैं? अरे मैं क्या फैसला करूंगा? थारा फैसला पे फूल चढ़ाऊंगा, थारा फैसला ठीक है तो मेरा भी ठीक है। अगर आप लोगों ने इस बात को सोचना ही पड़ेगा तो मैं भी जाके दिल्ली में लाइन में लग जाऊंगा, पिछली बार वाली हो जाएगी, रहने दो, ये ठीक है, थारली लाइन में लगना ठीक है। मैं इस बात को लेकर के विशेष तौर से आपको बुलाया था कि ये भारत कह रहा था टिकट आप देने वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, उनकी इंतजार मत करो, और ना इंतजार की जा सकती, अब खामोश रहा नहीं जाएगा। तो साथियों विशेष तौर से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ना खामोशी भली ज्यादा और ना किसी की लाइन में भी लगना भला नहीं। अपनी लाइन खींचो और अपनी लाइन इतनी बड़ी खींचो कि दूसरे की लाइन अपना आप छोटी हो जाए। आपने किसी की लाइन काटने की जरूरत नहीं। विशेष तौर से मीडिया के पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते,
हमने किसी की आलोचना भी नहीं करनी कि हम इसी में उलझे रहेंगे कि रेड़ा का मैं घपला हो गया तालाब में, शौचालय में घपला हो गया तालाब में, सफाई घोटाला हो गया, खाने वाले खा गए, हमें क्या लेना देना। हम इसकी आवाज बुलंद करते रहेंगे और उनके ऊपर हमारी आवाज बहुत दबाव बन के गूंजती रहेगी। परंतु आप लोगों ने, सोशल मीडिया के साथियों ने, जितने तुम साथी हो, तुम सारे तो मेरे की तरह सोशल मीडिया को नहीं जानते होगे, परंतु इसका रोल बहुत बड़ा बताते हैं। इसका रोल बड़ा होने की वजह से आप सोशल मीडिया पे भी ध्यान दें। और आज जितने तुम राजों ब्लॉक के साथी आए हो, आज से मन में ठान लेना कि एक एक दोस्त आपने जरूर बनाना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भी एक एक दोस्त से कर ला तो उम्मीद ठीक हो, लाजमी दोस्ती तो होनी चाहिए। ये जितने भी साथी थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस के लड़े थे, चाहे और किसी दल के लड़े थे, वो अपने जिस तरह खरबूजा पाक जग रहनी, उसने जरूरत नहीं आग लाने की। बड़ा सा अगर करोगे तो टूटे पावागा। आपके साथ जुड़ने को तैयार बैठे हैं, परंतु तुम उनको प्यार से अपने साथ लगाओ। हमारी कहीं गलती रही हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और उनसे भी कहूंगा कि वो माफ कर देंगे अगर कहीं पे हमने गलती की होगी। परंतु कई बार बिना टोके भी नाराज हो जाते हैं। कईयों ने कहा मेरे पर फोन नहीं करा, मैं तेरा भूल गए होंगे, तेरा इस वजह से नहीं हो सकता होगा कि हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया था। तो उनसे भी आग्रह है कि उनसे भी बात करें। बहुत से साथी यहीं से संकल्प लेकर के जाएं कि अपने दोस्त को दोस्त बना कर लिया है, जैसा मेरे दोस्त ने लिया है कि यूं बनाया मैंने जो राजू पंडित भाई, यूं तो मेरा पहले ही है। तुमने एक एक नया बनाना है और ये बनाना है कि जो बीजेपी का झंडा ठहरा था या कांग्रेस का ठहरा था, उसने अपने साथ लाने के लिए दोस्त बनाना है, उसके दुख सुख में जाना है। आपको बहुत कष्ट होगा एक बार तो अगर किसी का दुख हरते हैं। हम छत्तीस जात के भाई गांव में बसने वाले एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गरीब की बेटे की शादी हो, वाल्मीकि की बेटे की शादी हो, तो जाट का बेटा भी जाके गांव में अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। अगर जाट की बेटी की शादी हो तो गरीब वाल्मीकि का बेटा भी जाके अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। हमारा भाईचारा अटूट है, हम भाई भाई हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। किसी के पांव में लगा हुआ कांटा अगर हम निकालेंगे तो समझ लेना उससे हमें सुकून मिलेगा। किसी का दर्द हम हड़ेंगे तो हमें सुकून मिलेगा और हमारी जो आत्म शक्ति है वो बढ़ेगी। मैं विशेष तौर से आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आया था कि अब सारे साथी मैदान में कूद जाओ, चुप मत बैठो, खामोश मत बैठो। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रचार का रोल होता है तो माउथ प्रोपेगेंडा का होता है कि मुंह से अगर आप कहीं दुकान तथ्यों के साथ उसके सामने रखें, आपका मुंह खुलेगा तो समझ लेना कि आपका प्रचार अखबार से भी ज्यादा कहीं अहमियत रखेगा। आप सब साथी आए हो, मुझे भी शादियों में जाना और आपने भी शादियों में जाना, ये हमारा सामाजिक ताने बाने हैं, ये निभाने हैं। और हम और ज्यादा सक्रिय हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और रूठे हुए को मनाएं और माउथ प्रचार प्रोपेगेंडा करें, मुंह का प्रचार करें, सोशल मीडिया पर छाए रहें और इसी प्रकार से मीडिया के साथ भी संबंध अच्छे रखें। तब हम जाकर के अपनी अगली लड़ाई जीत सकते हैं। हमने इस श्रृंखला को बनाने के लिए 3 भागों में हमारा हल्का है कि एक कलैत ब्लॉक आता है, एक राजौंद ब्लॉक आता है और एक कैथल ब्लॉक आता है। अगली मीटिंग 10 तारीख को हमने जनसंवाद जो हमने ये मित्र मिलन होगा वो अगला नरड में होगा और 10 तारीख को होगा। इस सब के लिए आप भले आए, वहां के ही कार्यकर्ता बहुत हैं, परंतु मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे अगले ब्लॉक की कैथल ब्लॉक की मीटिंग नरड में होगी। आप में से बहुत से साथी क्लैथ ब्लॉक के बाहर से भी आए, वो रोक नहीं पाए। हमें उनको मना भी नहीं किया था और बुलाया भी नहीं था। इसलिए नहीं बुलाया था वो महसूस ना करें
कि हम चाहते ये थे कि देख तो लिया इस राजौंद ब्लॉक में गज मार के उन्हें कई मारे गांव भी पड़े, जैसे न्यू के में सोंगो बाजरा में जकोली में किसाना में उन्होंने को शेरदा में कोटड़ा में संतोष माजरा सारे गांव भाई अपने पढ़ते हैं। राजौंद बड़ा गांव है तो ये इसलिए रखी थी। और आपको भी मना नहीं है वो आने के लिए, आप भी आ सकते हैं, परंतु विशेष तौर से कैथल ब्लॉक की मीटिंग हमने नर्ड में 10 तारीख को रखी है। आप सब आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पुनः आप गांव गांव में जाकर ये कहेंगे कि रामपाल ने बड़ा सिर झुका के आपसे भी माफी मांगी है और उनसे कहिए सारे अनुमाना था माफ कर दियो जो गलती रहेगी, कोई गलती सलती रहेगी हो तो माफ कर देना। सारे अब चाय पान करके जाएं। धन्यवाद। पाल मात्रा कार्यकर्ता साथी भाई चाय और पकौड़ा मिलकर जाए। भाई मैं सबका रूप बिना चाय पी